खाना भेजे थे वही ना सर? हाँ वो उसको आज निपटाते हैं, ठीक है। चलो पहले पैसे ही देखो, कोई दिक्कत नहीं, रिवाइज होगा अच्छे से, याद हो जाएगा, इसमें पूरा फुल मार्क्स आना चाहिए। ये अलग ऐसे दिला देंगे ना बढ़िया 30 मार्क्स। स्टार्टिंग से हाँ स्टार्टिंग से पढ़ा था। फिर आते हैं 14 जनवरी वाला मैसेज देखो, पहला ही वाला मेंशन कर दो ना कोई। देखो मैसेज क्यों हो एकदम। चलो देखो, सबसे पहले कितना चैप्टर था? तो 14 चैप्टर था। अध्याय वो कितने थे? धारा 34, ठीक है 34 थे। पहले अध्याय में पहले चैप्टर में 1 से 2 था, दूसरे में 3 से 7 था, तीसरे में 3 into 3 9 तक था, मतलब 8 और 9 था। चौथे में 4 into 3 12, 10 11 12, ठीक है। फिर पांचवें में 13 है, छठवें में 14, ठीक है। फिर सातवें में 15 16 और आठवें में 17 महिला खतरा करके ये आता 17। चलो यहाँ तक याद है, बढ़िया, ठीक है। उसके बाद 9 दूनी 18, तो 90 में 18 ही था। फिर 10 19 20 10 दूनी 20 ऐसा था, ठीक है। उसके बाद का मेरे को भी ध्यान नहीं कौन कौन से ध्यान। अच्छा 11 का भी 11 into 2 ऐसा करके किए थे ना, ठीक ठीक 21 22। उसके बाद का नहीं यार 11 में सिर्फ 21 है, ठीक है। 10 तक है 10 into 2 20, उसका 11 तक 11 में 21 है। फिर 12 में था 12 दूनी 24 करके, 11 को गैप कर दो, 11 में 21 है, 12 दूनी 24 तो 22 23 24 तक था, ठीक है। फिर 13 में भी 13 दूनी 26 था, 25 26। फिर 14 में जितने बच गए वो सब 14 में, तो याद रहेगा। तो ऐसे चैप्टर वाइज धारा रिलेट करोगे तो आपका पहला और दूसरा तो याद है, पहला जैसा। तीसरा में 3 into 3 9 तक था, 4 में 4 into 13, 4 into 3 12 तक था, ठीक है। उसके बाद फिर सीधा अपन आए थे 9 में आए थे, 9 दूनी 18 तो 90 में 18 था, 10 दूनी 20 तो 19 और 20 10 में था, 11 में छोड़ दो 12 में 24 तक था, 22 23 24, ठीक है। फिर 13 में भी 26 तक था, 25 26 इतना याद किए थे। फिर 14 में तो बाकी जो बच गया वो 14 में, ठीक है। अध्याय 1 क्या बोलता है? प्रारंभिक है, ठीक है। और उसमें 2 धाराएं हैं। पहले धारा में क्या है? संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभ बता दिया। नाम क्या? छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012। विस्तार का पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ कब? तो अधिसूचना जिस दिन जारी होगा उस दिन प्रारंभ होगा। परिभाषा में आंगनबाड़ी देखे थे, आंगनबाड़ी क्या है? सेंटर है, केंद्र है, ठीक है, जो सरकार की योजनाओं को लागू करवाती है या सेवा देती है, ठीक है। अंत्योदय परिवार क्या? धारा 3 के अंतर्गत और धारा 15 की उपधारा 5 के अंतर्गत ये पहचान के परिवार क्या कहलाते हैं? अंत्योदय परिवार, ठीक है। फिर आश्रम क्या? आवासीय स्कूल है ना, आश्रम मतलब आवासीय स्कूल जाने की फैसिलिटी है, ठीक है। राज्य सरकार या सरकार से सहायता प्राप्त जो चला रही संस्था, ठीक है। केंद्र सरकार मतलब भारत सरकार होता है, ठीक है। सेकंड पेज में देखिए डेफिनेशन देखिए थे। निराश्रित व्यक्ति क्या? जिसके पास खाने पीने के लिए जुगाड़ ना हो, ठीक है। फिर आपदा क्या? जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत दिया हो। पात्र परिवार जो 3 परिवार में से किसी एक में आते हो, अंत्योदय, प्राथमिक और सामान्य। अपवर्जित परिवार क्या? जो इन तीनों में नहीं आते होंगे। उचित मूल्य की दुकान क्या? जिसको लाइसेंस मिला हुआ है, ये सब नियम कानून के तहत जो सामान बांटने के लिए लाइसेंस मिला हुआ उचित मूल्य की दुकान हो गई। खाद्यान्न में 3 चावल गेहूं और मोटा अनाज, ठीक है। चावल गेहूं और मोटा अनाज ये खाद्यान्न में आता है, जिसमें गेहूं आटा भी शामिल है। सामान्य परिवार ये देख लिए। आवासन व्यक्ति जो पटरी बस ये सब में रह रहे हैं, ठीक। छात्रावास हॉस्टल सुविधा जो राज्य सरकार से संचालित है या उससे सहायता प्राप्त। स्थानीय निकाय मतलब आपका स्थानीय निकाय ये इंपॉर्टेंट है, पंचायत भी आएगा, नगरीय निकाय भी आएगा, जिला बोर्ड भी आएगा, छावनी बोर्ड भी आएगा और नगर नियोजन प्राधिकारी भी आएगा, ठीक है। इतना क्लियर। उसके बाद सीधा आ जाइए अध्याय 2, नेक्स्ट पेज देखना। अध्याय 2 में देखो 3 प्रकार के परिवार हैं। इन लोग को रियायती दर पर क्या मिलेगा? सामान मिलेंगे, खाद्यान्न सामान, वो उसकी बात करता है, अधिकार की बात करते हैं। 4 में 2 हम 2 हमारे 2 करके 4, तो गर्भवती महिलाओं के पोषण। तो यहाँ पे प्रावधान क्या देखे थे कि 6 महीने तक, एक तो जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको, और अगर बच्चा हो गया तो 6 महीने तक कहाँ से मिलेगा खाना इन लोगों को? आंगनबाड़ी से। कहाँ से मिलेगा? आंगनबाड़ी से, ठीक है, ये मिलेगा। और निःशुल्क भोजन मिलेगा, ठीक है। आगे चल के सिर्फ पैसे में क्या है, वो हॉस्टल में रहने वाले लोग को मिलेगा, छात्रावास में रहने वाले को पैसे में, बाकी सब निःशुल्क है। तो हम 2 हमारे 2 वाला 4 गर्भवती। फिर बच्चों को पोषण था, उसमें क्या प्रावधान देखे थे? क सब पढ़े थे। तो एक तो था 0 से 6 में तो ये शिशुवती माताएं के अंतर्गत आ गया। 6 महीने से लेके 6 साल तक के बच्चों को कहाँ? आंगनबाड़ी के माध्यम से मिलेगा, आंगनबाड़ी के माध्यम से मिलेगा, ठीक है। और निःशुल्क मिलेगा, ठीक है।
स्थानीय आंगनबाड़ी में निःशुल्क मिलेगा, ठीक खाना। उसके बाद जो 6 महीने से क्या बोलना चाहिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, इनको आंगनबाड़ी नहीं, स्थानीय स्कूल जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां से मिड डे मील मिलेगा। कौन कौन से दिन मिलेगा? जिस दिन छुट्टी नहीं रहेगा उस दिन, बाकी दिन जो वर्किंग डे है क्लास का उस दिन मिलेगा, ठीक है। 8 बजे तक हर रोज मिलेगा और मध्याह्न भोजन मिलेगा, मिड डे मील। 6 साल से 14 हाँ 6 महीने से 6 साल तक को तो आंगनबाड़ी से मिलेगा। आंगनबाड़ी जाते हैं कोई, कहाँ जाते हैं आंगनबाड़ी आते हैं सब, ठीक है। अब इसी में ये बताया कि हर स्कूल में ये फैसिलिटी रहना चाहिए साफ सफाई का, खाने पीने बनाने का, लेकिन राज्य सरकार चाहे तो कि एक कोई केंद्रीय पाठशाला भी बना सकती है, वहां से पूरा ऐसे आपका सब घूमेगा, ठीक है, सारी जगह जाएंगे। फिर 6 में देखो बच्चे हो गए। अब बच्चे कहाँ भेजे? हॉस्टल। तो हॉस्टल में रहने वाले, आश्रम में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए पोषण रहता। तो ये क्या है, जो रेट फिक्स करेंगे थोड़ा नॉमिनल रहेगा, वो लेंगे जो कॉस्टिंग इससे कवर हो जाए। फिर 7 बच्चों में कुपोषण का निवारण तथा प्रबंधन तो ये क्या, स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से पहचान किया जाएगा कौन कुपोषण से ग्रसित है, और फिर उनको निःशुल्क भोजन मिलेगा, ठीक है। कुपोषण है उससे भी पैसा ले लोगे, कैसे चलेगा? तो पैसा वाला सिर्फ क्या है, हॉस्टल वाला है ना, हॉस्टल वाले बस पैसा है और बाकी सब फ्री है। हॉस्टल वाला बस पैसे वाला है, बाकी सब निःशुल्क भोजन है, ठीक। तो कुपोषण से भी पहचान किए तो किसके माध्यम से? आंगनबाड़ी पहचान करेगी और वो निःशुल्क भोजन देगी, ठीक। फिर 3 में क्या था, 8 और 9 था। 8 तो विशेष, 8 करके याद किए थे, विशेष समूह के पात्र। विशेष में कौन आते हैं? तो विशेष में देखो अंदर क ख ग घ करके 4 दिया हुआ है। 3 लोग विशेष समूह में आते हैं, एक तो निराश्रित व्यक्ति, एक आवासहीन और एक प्रवासी। निराश्रित, आवासहीन और प्रवासी। और इसके 8 के घ में क्या दिया हुआ है, जब तक राज्य सरकार ये अधिसूचित करेगा तो ये माने जाएंगे, ठीक है। ये पात्रताएं तभी रहेंगी जब सरकार लागू करे। इतना क्लियर था अध्याय 3। अब 9 में देखिए, अच्छा उसी आर्टिकल 8 में ही धारा 8 में एक चीज और बताया था कि इस अधिनियम के चालू होने के 1 साल के अंतर्गत ये छत्तीसगढ़ ये जारी करेगा, मतलब जो सरकार है, राज्य सरकार, अधिनियम के प्रारंभ होने के 1 साल के भीतर ही ये सब जो क ख ग में कौन कौन आएंगे लिस्ट जारी कर देगा। फिर 9 में क्या था, आपदा आपात। 7 से 9 लड़के थे, कुपोषण हो गया, मतलब आपात की स्थिति बन गई, आपदा की स्थिति बन गई, ठीक है। तो आपात अथवा आपदा प्रभावित व्यक्ति के लिए पोषण रहता। यदि राज्य सरकार की राय में आपात या आपदा की स्थिति विद्यमान है तो प्रभावित सभी परिवारों को कैसे 3 माह की अवधि के लिए प्रतिदिन 2 समय का भोजन दिया जाएगा, और वो भी कैसे, निःशुल्क दिया जाएगा। आगे देखो, भूख की दशा वाले केस में 6 महीने तक दिया जाएगा, जबकि आपात की स्थिति में 3 महीने तक दिया जाएगा। दोनों केस में 2 टाइम देंगे, डेली देंगे, कोई संडे मंडे नहीं है, ठीक है, कोई संडे मंडे नहीं, मतलब छुट्टी कोई नहीं है, हर रोज मिलेगा, 2 टाइम का भोजन मिलेगा, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है, भूख तत्काल वाला, भूख की जो दशा में तत्काल लाभ मिलेगा वहां पे 6 महीने है, आपदा की स्थिति में 3 महीने में, ठीक। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपदा है तो 6 ज्यादा टाइम रहेगा, ऐसा नहीं, आपदा में 3 महीने है, ठीक। उसके बाद देखिए 4 में 10 से 12 देखे थे, 10, 11, 12। तो 10 में दर्शिका था, 10 में दर्शिका था, तो भूख की दशा में राहत प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका था, ठीक है। फिर 11 में क्या, स्थानीय निकाय को उत्तरदायित्व था, मतलब वो पहचान करेगी। फिर 12वां में क्या था, उसको भूख से तत्काल राहत दिला दिया जाएगा। क्या कैसे बता दिया, 6 महीने तक देना है, 2 टाइम देना है, डेली देना है, ठीक, और निःशुल्क देना है, ठीक। उसके बाद 5 में योजनाएं थी, कैसे याद किए थे? 5 में योजनाएं, तो 5 से कांग्रेस की योजनाएं। तो पात्रताओं की प्राप्ति हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन, अब ये क्या है, कुछ नहीं, रिपीटिशन है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो देखे ना, और अध्याय 4 में जो धारा देखे, वो सभी को लागू करने के लिए योजनाएं बनाएंगी, ठीक है। जैसे धारा 4 में क्या देखे, गर्भवती महिलाएं को देखे थे, तो उससे रिलेटेड योजना बनाएंगे। 5 में कौन बनाएगा योजना? राज्य सरकार बनाएगा। किससे रिलेटेड? तो ये धारा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो दिया हुआ है, धारा 4 में गर्भवती महिलाएं, 5 में बच्चे, 6 में हॉस्टल, ठीक है, 7 में कुपोषण, ऐसा रिलेटेड दी हुई बातें, ठीक। फिर अध्याय 6 छक्के को पैसे में करके याद किए थे, ठीक है। तो धारा कौन सा था? 14, ठीक है। तो अध्याय 6 राज्य सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व है, ठीक। तो इसमें 3-4 बातें दी गई हैं, 4 बातें। पहला क्या था कि राज्य नियम बनाए या केंद्र नियम बनाए, तो क्वांटिटी जो ज्यादा होगा वो मिलेगा, 14 यही बोलते हैं। 14(2) राज्य नियम बनाए, केंद्र नियम बनाए, जिसका प्राइस कम है उस प्राइस में मिलेगा, क्वांटिटी जो ज्यादा है वो मिलेगा, प्राइस जो कम प्राइस है वो मिलेगा, इसमें मिलेगा। तीसरे में क्या, उससे रिलेटेड योजनाएं बनाएगा, ठीक है, आदेश जारी करेगा, मतलब योजना नहीं, आदेश जारी करेगा, ठीक है, ये सामान मिलना है। और चौथे में ये जितना खर्चा आएगा कौन वहन करेगा? राज्य सरकार, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। इतना क्लियर, ठीक है।
अध्याय 7 में केवल और केवल नहीं 15 और 16 था, 15 16 दो थे, ठीक है। 15 में क्या था, प से 15 प से पहचान देखे थे, प से 15 प से पहचान पढ़े थे। किसकी पहचान, तो परिवारों तथा विशेष रूप से कमजोर सामाजिक समूह की पहचान के संबंध में मार्गदर्शिका जारी करने हेतु राज्य सरकार की शक्ति, ठीक है। अब यहाँ ये एकदम इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें कौन कौन विशेष कमजोर जन समूह आएंगे, विशेष कमजोर समूह, और कौन अंत्योदय में, कौन किसमें, इसमें बताया हुआ है। तो पहला जो देखा था, देखो विशेष कमजोर समूह कौन कौन आएंगे। पहला वो जिसको केंद्र सरकार ने विशेष कमजोर जनजाति समूह बता दिया, पहला वही आएगा, क्लियर। दूसरा कौन, जिसकी मुखिया क्या है, विधवा या सिंगल समूह, वो उधर बाजू में देखो शॉर्ट में लिंक भी दिया हो, ठीक है। पहला कौन, जो केंद्र सरकार विशेष कमजोर समूह जिसको बोलते हैं, विजय कमजोर जनजाति समूह बोलते हैं वो। दूसरा क्या, जिसकी मुखिया क्या हो, विधवा और सिंगल हो, ठीक है, विधवा हो या फिर एकाकी महिला हो, अथवा, ठीक है, एंड नहीं और है, ठीक है। फिर जिसका मुखिया लाइलाज बीमारी से ग्रसित हो, ठीक। फिर जिसका मुखिया 60 वर्ष से ज्यादा का है और क्या है, निशक्त है, मतलब जिसके पास या आप बोल सकते हो कि काम करने लायक नहीं है। एक निशक्त व्यक्ति भी आएगा और 60 साल से ऊपर का आदमी भी आएगा जिसके पास और कमाने के लिए कोई और साधन नहीं है, नहीं मिल रहा है सर। ओ देखो ना, अध्याय 7 वाले में दिया 15 आर्टिकल में, धारा 15 में, पेज नंबर 10, ठीक है। और छठवें में क्या है, तो छठवें में है आपका निमुक्त बंधुआ मजदूर, मतलब बंधुआ मजदूर जो छूट गए वो साले, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ, विशेष कमजोर सामाजिक समूह में कौन कौन है, 6 लोग हैं, ठीक है। एज इट इज याद रहना चाहिए, 6 लोग हैं। पहला, एक तो देखो, पहला जो केंद्र सरकार ने बोल दिया कि भाई ये विशेष जनजाति समूह के अंतर्गत है, तो पहला वो। फिर विधवा, ठीक है, विधवा जिसकी मुखिया विधवा हो या एकाकी हो, सिंगल महिला हो, ठीक है, 2 ही हो गए। तीसरा जिसका मुखिया लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हो। चौथा जो निशक्त हो, ठीक है। पांचवा जो 60 साल के ऊपर हो और जिसके पास कमाने के लिए और कोई साधन नहीं है। और छठवा देखे थे बंधुआ मजदूर वाला। तो ये 6 पॉइंट याद रहना चाहिए, ठीक, इतना क्लियर। उसके बाद देखो आगे पॉइंट बताया है प्राथमिकता वाले परिवार कौन होंगे। तो प्राथमिकता वाले परिवार कौन, तो इसमें इसमें भी आपको याद रखना है 5 पॉइंट। विशेष कमजोर समूह वाले 6 पॉइंट थे, इसमें 5। पहला क्या, जो मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंदर रजिस्टर्ड हो, के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, पहला पॉइंट यही, ठीक है। उसमें 6 थे, अब इसमें कौन कौन आते हैं प्राथमिकता वाले परिवार में। पहला जो मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंदर रजिस्टर्ड हो, ठीक है, उसके अंदर रजिस्टर्ड हो। दूसरा कौन, भूमिहीन कृषि मजदूरों के पूरे परिवार, मतलब कोई एक आदमी नहीं, भूमिहीन कृषि मजदूर का समस्त परिवार। तीसरा क्या, सीमांत एवं लघु कृषक के समस्त परिवार। चौथा क्या, असंगठित श्रमकार। और 5वां क्या, निर्माण श्रमिक, जो काम हम करते हैं ये घर वर बनाने उसमें लगे हुए, ठीक है, निर्माण श्रमिक। बाकी उसका थोड़ा सा और डिटेल दिया हुआ है, उसको पढ़ लेना। अल्टीमेटली क्रक्स क्या निकल के सामने आ रहा है, जो पहला मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, और वही विशेष कमजोर समूह में क्या था, जो केंद्र सरकार ने बोल दिया हो कि विशेष कमजोर समूह, और यहाँ क्या बोल रहा है, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, पहला हो। दूसरा क्या, भूमिहीन कृषि मजदूरों के समस्त परिवार, ठीक है। फिर सीमांत एवं लघु कृषकों के समस्त परिवार। फिर असंगठित श्रमकार, ठीक है। फिर 5वां क्या है, निर्माण श्रमिक, ठीक, इतना बताएगा, ठीक। अब आपको पॉइंट आएगा ना, अब थोड़ा देखोगे तो समझ जाएगा। विशेष कमजोर समूह खुद से देखो ना कितने कमजोर है। अगर कोई विधवा है और उसके पास कोई खाने के लिए साधन नहीं, 60 साल से ऊपर है, तो खुद पॉइंट देख के आपको समझ आ जाएगा कि प्राथमिकता वाले में आने चाहिए कि विशेष कमजोर समूह में आने चाहिए, ठीक है। फिर भी एक बार पढ़ना जरूरी था। फिर अपवर्जित परिवार कौन कौन है। अब अपवर्जित परिवार भी देखो, जिसको कोई सेवा नहीं देना है, जिसको कोई फैसिलिटी नहीं मिलना है। किसको नहीं मिलना, जो सक्षम है। कौन सक्षम होगा, खुद देखो यहाँ पे क्या पॉइंट दिया। पहला, समस्त ऐसे परिवार जिसके मुखिया या परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता, टैक्स पेयर, जो टैक्स पे कर रहा है, मतलब कमा रहा होगा, है ना, तो काहे उसको सेवा देंगे। तो अपवर्जित परिवार कौन, जो जिसका मुखिया या कोई भी मेंबर हो, उसके घर का कोई भी मेंबर टैक्स पेयर मतलब संभाल ले रहा है घर को, ठीक है। दूसरा क्या, गैर अनुसूचित क्षेत्र में 4 हेक्टेयर से अधिक सिंचित भूमि या 8 हेक्टेयर से अधिक असिंचित भूमि रखता हो, ठीक है, क्लियर। क्या बोल रहा हूँ, 4 हेक्टेयर से ज्यादा सिंचित भूमि रखे या फिर 8 हेक्टेयर से ज्यादा असिंचित भूमि रखे, वो इसको बोलते हैं इरिगेटेड और नॉन इरिगेटेड, ऐसा कुछ बोला जाता है, ठीक है। इरिगेटेड मतलब सिंचित, ठीक। तो 4 हेक्टेयर से ज्यादा सिंचित भूमि रखे और 8 हेक्टेयर से ज्यादा असिंचित भूमि रखे, ठीक है, वो आएंगे।
समस्या से पर जो नगरीय क्षेत्र में 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा क्षेत्रफल क्या बोलना चाहिए उसका जमीन हो, ठीक है, मकान धारा करता हो, पक्का मकान धारा करता हो, जैसे ये 1000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, ठीक है, तो इतना घर वर बना लिया तो कहाँ 2 रुपये किलो चावल, ठीक है, तो ऐसे भी क्या होंगे अपवर्जित परिवार, ठीक है। इसमें कितना रखना है 4 का 4 तो खैर और है 3 पॉइंट में क्लियर, अपवर्जित परिवार हो गए। वो क्या है अलग से जैसे किसी को मेंशन कर दिया जाएगा ना, विविध किए गए मानदंडों के अनुसार ऐसे अन्य परिवार जिन्हें परिचित कैसे हर हर उसमें प्रोविजन में एक लास्ट पॉइंट वही दिया हुआ है, ठीक है। उसका मतलब क्या किसी को अलग से कोई मेंशन करके बोल दी कि भाई अब ये भी इसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे विशेष कमजोर समूह लिखते हैं परिवार का कोई अन्य समूह जैसा कि विहित किया जाए, मतलब फिर बाद में अलग से निकाल दे कि भाई ये भी इसमें आ गए, इसमें आ गए कैटेगरी वाइज। बाकी मेन पॉइंट देखें तो विशेष कमजोर समूह में 6, प्राथमिक परिवार में 5, ठीक है, और इसमें 3 है, जो अपवर्जित परिवार में उसमें 3, ठीक क्लियर। ठीक, अब अंत्योदय परिवार कौन, तो जितने विशेष कमजोर समूह हैं वो अंत्योदय परिवार है लिखा हुआ है, ठीक है, परंतु विशेष कमजोर समूह के समस्त परिवार अंत्योदय परिवार के रूप में निर्दिष्ट किए जाएंगे, इसमें इतना ही पढ़ना, ठीक है। फिर 16 क्या है अंत्योदय प्राथमिकता सामान्य परिवार की सूची का सार्वजनिक क्षेत्र में प्रदर्शन, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में भी जहां पे भी है पब्लिक वाले एरिया में अंत्योदय परिवार प्राथमिक परिवार, मतलब ये समझ लो इसका लिस्ट जारी किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाएगा। अभी सार्वजनिक क्षेत्र क्या क्या हो सकते हैं ये नहीं बताया गया, और उतना पूछेगा भी नहीं कि दुकान में डाल दिए लिस्ट, कहाँ डाल दिए पता नहीं, या ऑनलाइन दिखा रहा है, जो भी सिस्टम हो, बस ये बोल रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र में प्रदर्शन होगा 16 में। 15 में पहचान किए, 16 में पहचान करके उसका लिस्ट जारी कर दिए, तो 15-16 याद आएगा। क्या बोल रहा हूँ 15 में पहचान किए, किसका पहचान किए, विशेष कमजोर समूह, प्राथमिक परिवार, और ये कौन थे कौन परिवार, प्राथमिक परिवार तथा विशेष कमजोर समूह और अंत्योदय परिवार का पहचान करेगा। 15 में पहचान किया, उसका लिस्ट जारी कर दिया 16 में, ठीक है, यहाँ तक याद हुआ, ठीक है। अध्याय 8 में क्या था, महिला सशक्तिकरण की बात करता है, 8 मार्च से रिलेट किए थे, और महिला 17 खतरा करके याद किए थे। तो ये क्या महिला सशक्तिकरण की बात करता है, कैसे बात करता है कि जिस परिवार में कोई महिला 18 साल या उससे ऊपर है, तो जो कार्ड होगा राशन कार्ड मुखिया का नाम में वही डलेगा, उसी महिला के नाम से कार्ड बनेगा। और अगर वो कोई महिला 18 साल की नहीं है तो जो वरिष्ठतम सदस्य रहेगा पुरुष सदस्य उसको बना दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही वो महिला होगा तो राशन कार्ड नाम ट्रांसफर करना पड़ेगा, ये प्रावधान बोलता है आर्टिकल 17 धारा 17, ठीक है। क्या लिख रहा है, राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन के लिए 18 वर्ष की आयु या उससे अधिक आयु की महिला परिवार की मुखिया होगी, ठीक है, वही मुखिया मानी जाएगी। नहीं है तो जब 18 साल की होगी तब ट्रांसफर कर देंगे, उससे पहले कोई जो सबसे बड़ा सदस्य है एज में उसको मुखिया माना जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर, ठीक, इतना क्लियर है ना। मेरे ख्याल से अब थोड़ा धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा, धीरे धीरे कंटेस्ट हो रहा होगा, कोई शूटिंग फूड इंस्पेक्टर के आने से पहले एकदम रटा जाएगा। इसमें बोला लास्ट टाइम में 30 में मेरा 27 आया था, तो ऐसे ही 27, 28, 29 इस बार 3 मिस हुआ, वो मेरे को भी नहीं करना है, 30 में 30 लाना है, क्योंकि इससे बाहर और क्या ही पूछ देगा कानून नियम कानून से। जो बेयर एक्ट है वो बेयर एक्ट ही पढ़ रहे समझ, पूरा का पूरा बेयर एक्ट है, चेंज होने वाला भी नहीं है सर। हाँ, चेंज होने वाला नहीं है, ये बेयर एक्ट जितना आगे आगे और कुछ अपडेट होता है तो वो हो जाता है, जैसे पहले 2 रुपये किलो चावल 3 रुपये, वो सबका रेट चेंज हो जाता है, जो उसका क्वांटिटी चेंज होता है। जो लास्ट टाइम पढ़ा था और अभी पढ़ रहा हूँ तो डिफरेंस है। अभी जो इसमें ब्रह्मास्त्र वाले में जो दिया ना उसी को मैं बेस मान के चल रहा हूँ, ये शायद चेंजेस वाला अपडेटेड वाला होगा, ठीक। बाकी सब सिमिलर है, ठीक। तो उसके आते तक ऐसे 5 नियम कानून है, 5 नियम हो जाएगा। उतना डेप्थ वाले जो कंप्यूटर पढ़ाऊँ ना वही कंप्यूटर आएगा, क्योंकि आप लेगा पेपर तो लास्ट टाइम 30 में 27 बना था ना, मतलब कंप्यूटर वाले में 30 में 27 बन गया था, ये एजीडी वाले एग्जाम में, इसमें भी वैसे ही बनेगा, वही चीज़ है। अब निकाल के देख भी लोगे ना पुराने क्वेश्चन पेपर, कंप्यूटर का आराम से बन जाएगा। तो वो 20 में 18, 19, इसमें 30 में 27, 28, 29, तो वो आराम से 50 में 45 स्कोर कर सकते हैं, ठीक। 9 देखो, 9 में क्या है, 9 से निकाय करके याद किए थे। अध्याय 9 में क्या है, स्थानीय निकायों की भूमिका, ठीक है। 18 उसका धारा भी क्या है, 18 स्थानीय निकायों की भूमिका। क्या भूमिका, देखो क्या क्या भूमिका है। पहला, पात्र परिवार की पहचान करेगा, राशन कार्ड जारी करेगा, ठीक है, निगरानी एवं पर्यवेक्षण कर सकता है उसका, ठीक है। उसके बाद सामाजिक अंकेक्षण करेगा, किसका, उचित मूल्य दुकानों का, ठीक है। क्या क्या काम करेगा देख रहे हो,
एक तो पात्र परिवारों को पहचान करेगा, राशन परिवारों को राशन कार्ड जारी करेगा, ठीक है। उचित मूल्य दुकानों की ऐसे निरीक्षण या परीक्षण कर सकता है, ठीक। उसके बाद उचित मूल्य दुकान का सामाजिक अंकेक्षण सोशल ऑडिट कर सकता है, जाके सही शॉट मिल रहा है कि नहीं, सब दे रहे कि नहीं दे रहे, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, निराश्रित और आवासहीन व्यक्तियों की ऐसी रीति में चिन्हांकन एवं उनको सहायता उपलब्ध कराएगा जैसा कि विहित किया जाए, मतलब जैसा कि बोला जाए, जैसा कि आदेश किया जाए, उन लोगों को क्या प्रोवाइड कराएगा, सहायता प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, सहायता उपलब्ध कराएगा, ठीक। इतना क्लियर। ठीक। अब अध्याय 10 में 10x2 20 तक देखे थे, 19 और 20। 19 में क्या है, आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली। जैसे 10 बस करके बोला ना, एक तो हम धारा 10 देखे थे, 10 बस भूख लग गया, ऐसे याद किए थे। अब देखो शुरुआत में ही बस वो लगेगा कोड, बाकी लाइन से ना धीरे धीरे बार बार पढ़ते पढ़ते वो 10-11 बार एक साथ याद आते जा रहा है, अच्छा भूख भूख भूख, ठीक है। तो वो सिर्फ ये हाथ पकड़ने के लिए है, एक बार उंगली पकड़ के चलाने के लिए, बाकी फिर वो ऑलरेडी आपको याद हो जाएंगे। बट फिर भी हम ऐसे प्रयास करते हैं शुरुआत में, कोड बाद में कोड की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक। क्योंकि एक बार कंटेस्ट हो गया, फिर दूसरा भी तो याद करना है, दूसरे में वही नंबर से कोड बनाना पड़ेगा, तब तक ये कंटेस्ट हो जाएगा, ठीक। अध्याय 10 बस करके, बस मतलब बोल रहा चल बस हो गया, वो मतलब शिकायत कर रहा हो, तो अध्याय 10 में क्या है, शिकायत निवारण प्रणाली है। 19 और 20 देखो, आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली। राज्य सरकार एक आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करेगा, इसमें कॉल सेंटर, हेल्पलाइन, नोडल अधिकारी की पदस्थापना, ये सब शामिल है, ठीक है। शिकायत निवारण प्रणाली, जैसे अपन कस्टमर केयर रहते हैं ना, किसी चीज का, कोई भी प्रोडक्ट बेचते हो, ठीक है, अब किसी को शिकायत करना तो कहाँ करेगा, तो कस्टमर केयर का नंबर रहता है, कोई प्रोडक्ट हो, कोई सिम हो, कॉल हो, मोबाइल हो, सब चीज के लिए कॉल सेंटर रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही कॉल सेंटर हो गया, हेल्पलाइन हो गया, नोडल अधिकारी, ये सब का पदस्थापना करेगा, ठीक है। आर्टिकल 19 बोलता है कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा, ठीक है। फिर 20 में देखो, छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 की अधीन सेवाओं की अधिसूचना जारी करेगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अधीन अधिसूचना जारी करेगा, ठीक है। इतना क्लियर। ये हो गया अध्याय 10 खत्म हुआ। इतना एक बार पढ़िए, तो शुरुआत से पढ़िए, एकदम स्पीड रीड। चलिए हुआ याद, ठीक है। अब वापस इधर, चलो कहाँ तक देखे थे, अध्याय 10 ना, 11वां देखना था ना, वहां तक क्लियर है ना। अब कॉन्फिडेंस आ रहा है, आना चाहिए, बिकने में नहीं आएगा तो और दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अध्याय 11 में 21 धारा बस्ता, लक्षित सार्वजनिक प्रणाली में आवश्यक सुधार करने हेतु राज्य सरकार की शक्तियां। लक्षित सार्वजनिक प्रणाली मतलब टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, टारगेटेड। अब ये क्या है, सुधार करने में राज्य सरकार की शक्ति, सुधार करने में राज्य सरकार की शक्ति। कैसे सुधार करेगा, तो जो का पॉइंट दिख रहा है ना नीचे, वो क्या बोल रहा है, उचित मूल्य दुकान तथा समस्त खाद्य सामग्री द्वारा पहुंच सेवा प्रदान करना। देखो करेगा तो सुधार करेगा कि नहीं, वो सिस्टम में सुधार हो रहा है, घर पहुंच सेवा, घर बैठे रहो सब सामान आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, उचित मूल्य दुकान तक समस्त खाद्य सामग्री को द्वार पहुंच सेवा द्वारा प्रदान करना, ठीक है, द्वार पहुंच सेवा द्वारा प्रदान करना, ठीक है। ख क्या बोल रहा है, सभी स्तरों में होने वाली डैश 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 डैश, उसका मतलब क्या है बोल रहे हैं, सभी लेवल पे जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ना, सभी स्तर पर जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उसको क्या बोल रहा है, उसका एक तो ट्रांसपेरेंसी रखने का प्रयास करेगा, ठीक है, उसके रिकॉर्ड का ट्रांसपेरेंसी रखने का प्रयास करेगा, और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भी यूज करने का प्रयास करेगा। वही बात बोल रहे थे, सभी स्तरों में होने वाली सब व्यवहारों को की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, मतलब ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए, और अपयोजन की रोकथाम करने के लिए। अभी अपयोजन मतलब क्या पता नहीं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों, इसमें संपूर्ण कंप्यूटरीकरण भी सम्मिलित है, का प्रयास करेगा, मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, ठीक है। जितना हो सके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इंश्योर करेगा, ठीक है। ठीक है, देखिए ग वाला पॉइंट क्या बोलते हैं, इस अधिनियम के अधीन हितग्राहियों हेतु उचित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए त्रुटि रहित चिन्हांकन हेतु आधार का उपयोग करेगा, ठीक है। डी पॉइंट देखो, अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, फुल ट्रांसपेरेंसी ऑफ रिकॉर्ड्स, तो जितने भी अभिलेख हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, उसका ट्रांसपेरेंट रखेगा तो सुधार आएगा कि नहीं आएगा, आगे ये सब प्रयास इनको करना पड़ेगा। फिर अंग वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, ई पॉइंट, उचित मूल्य की दुकानों को नियुक्ति प्रदान करने में सार्वजनिक संस्थानों या सार्वजनिक निकाय जैसे पंचायत हो गए, स्व सहायता समूह हो गए, सहकारिता को प्राथमिकता देगा और निजी व्यापारी को प्रतिबंधित करेगा। ये क्या बोल रहे हैं, जो उचित मूल्य दुकान जिनको लाइसेंस देना है,
उसके लिए पहली प्राथमिकता किसको देंगे, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड बॉडीज हैं, जैसे सार्वजनिक संस्थान हो गए, पब्लिक जो फील्ड हो गए, जैसे नगर पंचायत हो गया, नगरीय निकाय हो गया, है ना, स्व सहायता समूह हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, सहकारिता हो गया, इन लोगों को प्राथमिकता देगा। और जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं उन लोगों को प्रोहिबिट करेगा, ठीक है, प्रतिबंधित करेगा, ठीक है। और ये समय के अंतराल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सामग्रियों का विस्तार, विस्तार मतलब होता है विविधता, मतलब डाइवर्सिफिकेशन। अब ये कैसा डाइवर्सिफिकेशन पता नहीं, बस पॉइंट्स को एक बार रीड मारना, याद रहेगा। लास्ट वाला पॉइंट बोल रहे हैं पर्याप्त सुरक्षित भंडार संधारित करेगा, मतलब बफर स्टॉक रखेगा, एडुकेट बफर स्टॉक रखने का प्रयास करेगा। पर्याप्त स्टॉक रहना चाहिए, सामान का कमी नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो इतना क्लियर, ठीक है। फिर अध्याय 12 कुछ नहीं, 12 में 24 तक था, 23-24 12x2 करके रिलेट किए थे। क्या बोल रहा है, लक्षित सार्वजनिक प्रणाली से संबंधित अभिलेखों का प्रकटन, प्रकटन मतलब होता है डिस्क्लोजर, डिस्क्लोज करना, प्रकट करना, प्रकटन कहलाता है डिस्क्लोजर। तो जितने भी उससे रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं, अभिलेख हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उसको क्या करेगा, डिस्क्लोज करेगा। और 23वां पॉइंट क्या बोलता है, स्थानीय निकाय द्वारा सामायिक सामाजिक अंकेक्षण करना, मतलब सोशल ऑडिट करना, किसके द्वारा, स्थानीय निकाय द्वारा। स्थानीय निकाय में वही पंचायत और जो भी हम लोग पॉइंट देखे थे डेफिनेशन में, स्थानीय निकाय का, पंचायत हो गया, नगरीय निकाय हो गई, वो सारी चीजें इसमें आएंगी, ठीक है। तो अध्याय 12 क्या था, पारदर्शिता एवं जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। इसमें 22 और 23 देख लिए, ये क्लियर, ठीक, कितना क्लियर। गुड इवनिंग मैम। चलिए इतना तक करके रखना, इतना तक करके रखना, एक दिन और लग जाएगा, ठीक है। 6:30 बजे उसको स्टार्ट करेंगे।